क्या शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी भयंकर दलदल में गिर चुकी है, या फिर बीजेपी ने शरद पवार को फंसा दिया है? इसमें ज्यादातर आपको दूसरे सवाल का जवाब मिल रहा होगा, लेकिन जो पहला सवाल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस सवाल का जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भयंकर सदमे से या हादसे से कम नहीं होगा। इस मामले पर हम गहराई से बातचीत करेंगे। बात यह भी होगी कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऑपरेशन लोटस बहुत जल्द लागू होने वाला है? क्या यूपी में जयंत चौधरी और बिहार में नीतीश कुमार के बहुत करीबी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? सवाल यह भी करेंगे कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों का कमजोर होना कांग्रेस को मजबूत कर रहा है? महाराष्ट्र के मामले पर गोदी मीडिया का नंगापन भी आपको दिखाएंगे। देखिएगा किस तरीके से लपटझंडिसों ने एक बार फिर से बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में इस तोड़फोड़ का बीजेपी को फायदा होने जा रहा है या फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे और जनता ने क्या जवाब दिया है वो सर्वे रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और बात यह भी होगी कि क्या सच में भारत के इतिहास में पीएम मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिला और ना शायद कभी मिलेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे। वहीं पार्टी टूटने के बाद अब शरद पवार आगे क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत शुरू करने से पहले ही बता देता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी तस्वीरें और कहानियां आपके सामने स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ जाएंगी और जल्दी में चले गए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एनसीपी के भ्रष्टाचार की खूब चर्चा की थी, या फिर यूं कह लीजिए कि सीधे सीधे उन लोगों को जेल भेजने की धमकी दे दी थी जिन पर भ्रष्टाचार का कोई न कोई आरोप लगा था। पीएम मोदी का भाषण जिसमें वो कह रहे थे कि मैं सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी देता हूं। क्या वो इसलिए था कि ये लोग तैयारी कर लें, एक तरफ जेल का रास्ता है और दूसरी तरफ मंत्री पद? जाहिर सी बात है बहुतायत में लोग मंत्री पद को ही चुनेंगे जेल जाने की बजाय। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी सच में अद्भुत हैं? क्योंकि भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब खुलेआम मंच से विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की धमकी दी जाए और फिर तुरंत उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बना दिया जाए, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहीं अजीत पवार के बीजेपी सरकार में शामिल होने से एक कहानी और उठ गई है कि क्या अब एकनाथ शिंदे का पत्ता कट चुका है? क्या बीजेपी सरकार में अब उनका भाव समाप्ति की ओर है? महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अजीत पवार को चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बोलकर कार्यवाही करने की धमकी दे रहे थे। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस दोनों का ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही है आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? क्या यही है पीएम मोदी की गारंटी कि जितने भ्रष्टाचारी हैं हमारे साथ आ जाएं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी गारंटी देता हूं। एनसीपी के अजीत पवार के अलावा बाकी जिन विधायकों को मंत्री पद दिया गया है उनमें से बहुतों पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्यवाही चल रही थी, फाइलें खुली पड़ी थी। जन जन के मन में यह सवाल उठने लगा है कि ये कैसा ईमानदार प्रधानमंत्री है जो कुछ दिन पहले ललकारते हुए कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे और फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री बना रहे हैं। जो देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार से आटा पिसवाने की बात कर रहे थे जेल में, अब उसी अजीत पवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के रेडीमेड रोटी तोड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी की तो पोल खुली गई है, मगर एक बात की गारंटी पूरे देश को मिल गई है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में शायद कभी नहीं मिला होगा और न शायद कभी मिलेगा जिसके पास इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन हो। इसी पर तंज करते हुए कांग्रेस ने यह वाली तस्वीर शेयर की है, भाजपा की वॉशिंग मशीन। लेकिन अभी तक आप सब यही सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। थोड़ी देर बाद हम आपको एक ऐसी गणित बताएंगे जो पूरी तस्वीर बदल देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अठावले का कहना है कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि यूपी और बिहार की पार्टियों में भी टूट होगी। अखिलेश को सत्ता में मौका नहीं मिलने वाला है आने वाले दिनों में, इसीलिए जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जाएंगे। अठावले ने यह भी कहा कि बीजेपी ने किसी को नहीं तोड़ा बल्कि वो लोग खुद ही टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं, भाजपा के साथ आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि एनडीए का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शरद पवार की पार्टी के टूटने पर अब महाराष्ट्र में एक सवाल और पैदा हो गया है कि क्या क्षेत्रीय दलों की कोई ताकत नहीं बची है? क्या महाराष्ट्र में अब कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है जो बीजेपी के सामने खड़ा होगा? और यदि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बनेगा तो फिर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? चर्चाएं इस बात की भी होने लगी है कि क्या शरद पवार स्वयं कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में एक बार उन्होंने ऐसा किया भी है। जहां तक सवाल अन्य पार्टियों में टूट फूट की है और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की बात हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की, तो फिर कोई भी ऐसा नेता जिसके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई का दायरा काम कर रहा हो वो बीजेपी में बिल्कुल जा सकता है और कभी भी जा सकता है। इसी बीच शरद पवार ने यह भी कहा है कि अब नई शुरुआत करेंगे और 5 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही 8 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग भी की है। सोमवार को गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा के कराड़ में अपने गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान की समाधि पर पहुंचे शरद पवार ने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही
हुआ है। महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बड़ों के आशीर्वाद से हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में शरद पवार के समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। कल इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि आने वाले दिनों में शरद पवार इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, यह भी देखने वाला होगा। आज के उनके कार्यक्रम को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि शरद पवार लंबी लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। उधर अजित पवार और 8 अन्य विधायकों की बगावत के बाद एनसीपी ने बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर और चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि 1999 में शरद पवार ने पार्टी का गठन किया था। अजित पवार की पार्टी पर किसी भी प्रकार के दावे की अपील पर सुनवाई करने से पहले शरद पवार का पक्ष को भी सुना जाए। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा का विपक्ष का नेता घोषित कर दिया है और मुख्य सचेतक भी यानी विप चीफ भी बना दिया है। अब तक यह पद अजित पवार के पास था। शरद पवार ने यह भी कहा है कि देश भर से हमारे पक्ष में समर्थन आ रहा है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन करके समर्थन जताया है। उधर अजित पवार का कहना है कि पार्टी के 53 में से 40 विधायक हमारे साथ हैं और यदि ये सच है तो फिर बहुमत के मामले में पार्टी अजित पवार के साथ जा सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के पुराने फैसलों को यदि देख लिया जाए, यानी कि शिवसेना के मामले में जैसा चुनाव आयोग ने फैसला दिया, उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि एनसीपी पर अजित पवार का कब्जा हो सकता है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और वो सब कुछ देख रही है। वहीं एनसीपी के नेता जयंत पाटिल का कहना है कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल कर दी है। इन 9 विधायकों ने किसी को नहीं बताया था कि पार्टी छोड़ने वाले हैं। ये पूरी तरीके से पार्टी के नियमों के खिलाफ है। हमने चुनाव आयोग को भी पत्र लिख दिया है। हम इन विधायकों के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें यकीन है कि ये सभी विधायक वापस लौट आएंगे और अगर वो वापस आते हैं तो हम उन्हें स्वीकार भी कर लेंगे। शरद पवार का कहना है कि वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर समीक्षा करेंगे। वैसे यहाँ एक मामला और समझने वाला है। पिछले साल जब शिवसेना तोड़ी गई थी तो महाराष्ट्र की जनता के मन में बीजेपी को लेकर इस कदर नाराजगी पैदा हुई कि लगभग सभी उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि यही वजह है जिसके कारण बीजेपी महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव नहीं करवा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने जब एनसीपी को भी तोड़ दिया तो क्या महाराष्ट्र की जनता पहले से भी ज्यादा नाराज हो जाएगी या फिर बीजेपी के पक्ष में जाएगी? इस मामले को लेकर हमने यूट्यूब पर एक सर्वे डाला था कि एनसीपी को तोड़ने के बाद बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, और जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने सवाल किया था कि महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने से भाजपा को होगा। 3 घंटे में, महज 3 घंटे में 10,000 लोगों ने वोट दिया है, जिनमें से 25% का कहना है कि नुकसान होगा, 68% लोगों का कहना है कि ज़्यादा नुकसान होगा। फायदा बताने वाले 5% हैं और बहुत फायदा बताने वाले 2% हैं। यानी कि नुकसान को यदि देखा जाए तो लगभग 93% यानी कि 93% लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एनसीपी को तोड़ा है इससे उसे भयंकर नुकसान होने वाला है। 93% लोगों ने कहा है और मात्र 7% लोग मानते हैं कि बीजेपी को किसी प्रकार का फायदा होने वाला है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अब तक जितने भी सर्वे रिपोर्ट हैं जिसमें सीधे जनता ने वोट दिया है, उनका कहना है कि बीजेपी की यह हरकत बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगी। यानी कि जनता के बीच बीजेपी का यह फैसला नुकसानदायक समझ में आ रहा है। ऐसा ही एक सर्वे पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर करवाया था, जिनमें 28,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। सवाल था कि महाराष्ट्र में जो हुआ उससे बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान। इस पर फायदा बताने वाले मात्र 17% लोग हैं, जबकि नुकसान दिखा रहे हैं 71% से ज्यादा लोग, और 12% लोगों का मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ट्विटर पर भी पूर्व आईएएस के द्वारा कराए गए सर्वे में ज्यादातर लोगों ने, 71% से ज्यादा लोगों ने यह माना है कि बीजेपी की छवि और ज्यादा खराब होगी। अब पहले कुछ महत्वपूर्ण लोगों की बातें सुन लेते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इसके बाद गोदी मीडिया के लपट झंडिसों की हरकतें दिखाएंगे और अंत में उस मामले पर बात करेंगे कि क्या शरद पवार ने बीजेपी को बहुत ही बुरी तरीके से फंसा दिया है और यहां जो खेल दिखाया जा रहा है असल में वो है नहीं, और जो असली खेल है वो दिख नहीं रहा है। पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। 27 जून को मोदी कैमरे पर दावा कर रहे थे। 1 जुलाई यानी 4 दिन बाद गारंटी खत्म। 2 जुलाई को एनसीपी के आधा दर्जन ईडी आरोपियों को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ। अब अगली गारंटी का इंतजार कीजिए। दूसरे ट्वीट में दीपक शर्मा ने ही लिखा है कि क्या ऑफर है, ऐसा ऑफर तो गॉड फादर भी नहीं देगा। कुछ दिन पहले ईडी ने विधायक हसन मुशर्रफ पर मुकदमा दर्ज किया, शुगर फैक्ट्री पर छापे मारे। आज हसन जेल में जाने की बजाय राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सुना है कल ही ईडी ने फाइल बंद करने का आश्वासन भी दे दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। 2 दिन पहले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई
कार्यवाही की गारंटी दी। आज चक्की पिसिंग वाले को उप मुख्यमंत्री, छगन भुजबल को मंत्री बनाया। आज सारे टीवी चैनल मोदी की निंदा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन पर सीबीआई, ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपने सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी जब भी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो उनका मतलब होता है कि सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि महाराष्ट्र में आज जो कुछ हुआ वो दिखाता है कि धन बल एवं केंद्रीय एजेंसियों के दम पर भाजपा विपक्षी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कल तक श्री अजित पवार सहित जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, आज सभी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों के एक साथ आने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही घबराई हुई है, जिसके कारण केंद्रीय एजेंसियों से दबाव डालकर क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है। भाजपा कितनी भी कुप्रयास कर ले, जनता ने तय कर लिया है कि लोकतंत्र की हत्या के इन प्रयासों को नाकाम कर समय आने पर अनुकूल जवाब देगी। अब जरा सा गोदी मीडिया के लपटझंडिसों की हालत देख लीजिए। अमीश देवगन ने लिखा है कि महाराष्ट्र में आज जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि मोदी के खिलाफ कथित महागठबंधन की पहली क्रैश लैंडिंग हो गई है। राहुल गांधी के साथ शरद पवार के मंच साझा करने से एनसीपी के कई बड़े नेता नाराज हैं। पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने यह बात कही है, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल। सोच कर देखिए, टूट रही है एनसीपी और नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांधी के। ये होती है असली गोदीगिरी। आगे अमीश देवगन ने लिखा है कि महाराष्ट्र में जो टक्कर दिख रही है, अब बीजेपी की जीत की संभावना 80% ज्यादा हो गई। लाख विरोध और कैंपेनिंग के बावजूद मोदी पर भरोसा और उनकी लोकप्रियता अभी भी सब पर भारी है। अब गोदी मीडिया के इस लपटझंडिस को कौन बताए कि ये किसी का भरोसा या लोकप्रियता की वजह से है या फिर जेल जाने के डर से। ये बात कितनी शर्मनाक है कि जिन्हें जेल जाना था वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लोकप्रियता और भरोसा तो जनता अपने वोटों के माध्यम से दिखाती है, ये तो डकैती है, वो भी सरेआम, खुलेआम, दिन दहाड़े। आगे अंग्रेजी में अमीश देवगन ने लिखा है कि 2024 का चुनाव क्षमता और परिवारवाद की राजनीति के बीच टक्कर की तरफ जा रहा है। न्यू इंडिया, न्यू पॉलिटिक्स, गेम इज ऑन। अब यहां पर जरा दिमाग लगाइए कि शरद पवार के भतीजे जब शरद पवार के साथ होते हैं तो ये परिवारवाद की राजनीति होती है, और जब अजीत पवार को बीजेपी अपने भीतर शामिल कर लेती है तो परिवारवाद खत्म हो जाता है। इन लोगों के परिवारवाद की परिभाषा क्या है यही समझ में नहीं आता। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी में परिवारवाद की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है। आइए थोड़ा नैनो चिप वाले को भी देख लीजिए। लिखा है कि ये विद्रोह शरद पवार की सहमति से हुआ है या उन्हें अंधेरे में रखकर, ये अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। बड़ी बातें ये है, सुन लीजिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए। अब ये बात लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है या फिर चाचा जी उस पर ताली बजाना चाहते हैं, इसका जवाब यही दे सकते हैं। आगे लिखा है कि 2 सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों को असहाय बनाकर घर पर बैठा दिया गया है। मगर सुधीर चौधरी शायद ये भूल रहे हैं कि शिवसेना तोड़ने के बाद महाराष्ट्र में जितने भी उपचुनाव हुए, लगभग ज्यादातर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। जिन सीटों पर दशकों से बीजेपी जीतती आ रही थी, वहां भी भयंकर हार का सामना करना पड़ा है। अब घर कौन बैठने वाला है ये तो वक्त बताएगा। आगे लिखा है कि मैंने शरद पवार का वो जमाना भी देखा है जब वो राजनीति के किंग थे, आज अकेले हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का है। अगला नंबर किसका है? यानी कि जिस गोदी मीडिया को किसी पार्टी को तोड़े जाने पर सवाल करने चाहिए, लोकतंत्र की गिरती हुई साख पर सवाल करना चाहिए, वो गोदी मीडिया भाजपा के साथ खुल्ला नजर आ रहा है। हालांकि उनका यही काम ही है। आगे सुधीर ने लिखा है कि ये नेता राजनीति के नोकिया बन गए हैं जो बदलते समय को समझ नहीं पाए। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और क्षेत्रीय दल, खासतौर पर एक परिवार द्वारा संचालित पार्टियों का भी यही हाल होगा? फिर से वही बात है, गोदी मीडिया के लपटझंडिस इसमें परिवारवाद ढूंढ रहे हैं। क्या अजीत पवार के शरद पवार से अलग होकर बीजेपी में शामिल होना परिवारवाद को समाप्त कर देता है? आगे लिखा है कि देश में ज्यादातर पारिवारिक पार्टियों के मुखिया और उनके बाल बच्चों पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। हो सकता है 2024 से पहले ... मायावती और बसपा याद है आपको? सुधीर चौधरी ने लिखा है कि विपक्ष मजबूत होने से पहले ही बिखर जाएगा। अगले 10 महीनों में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना आपने ना की हो। यानी कि पूरा का पूरा गोदी मीडिया बीजेपी के इस कुकृत्य पर तालियां बजा रहा है, वाहवाही कर रहा है, मानो उसी की पार्टी मजबूत हो रही हो। हालांकि सच्चाई तो यही है। जबकि सवाल यह होना चाहिए कि 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जिन्हें जेल भेजने की बात कर रहे थे, जिन्हें जनता को लूटने की वजह से सजा देने की बात कर रहे थे, अब उनको अपने घर में बुला लिया है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी लड़ाई है भाई? आइए अब उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्या शरद पवार ने बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। बहुत संक्षेप में मामला बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अजीत पवार समेत एनसीपी के कई नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इन लोगों को कभी भी जेल भेजा जा सकता था, और जब खुद प्रधानमंत्री ही मंच से इस बात को खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो, धमकी के लहजे में बोल रहे हो, तब संदेह की कोई बात नहीं रह जाती। सवाल यह है कि क्या शरद पवार ने ही ये सारी बिसात बिछाई है? क्योंकि यदि एनसीपी के बड़े बड़े नेता जेल चले जाते तो आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारियां जरा मुश्किल हो जाती, और जनता के बीच एक मामला यह भी पहुंचता कि एनसीपी के इतने सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, और खुद प्रधानमंत्री जब इस मामले को प्रचारित कर रहे हो और पूरा का पूरा गोदी मीडिया विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहा हो, तब तो और ज्यादा आसान हो जाता है जनता के बीच इन बातों को फैलाने के लिए। जैसा कि खुद
प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर एनसीपी के बेहद महत्वपूर्ण नेताओं को बीजेपी के साथ शामिल करवाया गया है ताकि फिलहाल गिरफ्तारी से बच जाएं और लोकसभा का चुनाव थोड़ा नजदीक आ जाए। थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, यदि लोकसभा चुनाव से 2-3 महीना पहले एनसीपी के जो नेता बीजेपी के साथ गए हैं उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़कर दोबारा शरद पवार का हाथ पकड़ लिया तो फिर बीजेपी कहां खड़ी नजर आएगी। चुनाव से कुछ दिन पहले यदि ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं पर कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सवाल उठेगा कि जब ये लोग आपके साथ थे तब आपने इन्हें जेल में क्यों नहीं भेजा, तब तो आपने मंत्री बना दिया। क्योंकि शरद पवार के बारे में एक बात कही जाती है कि उनके राजनीतिक दांवपेच को समझ पाना बड़ा मुश्किल खेल होता है। तो क्या इस बार उन्होंने इसी का फिर से एक बार परिचय दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी स्क्रिप्ट खुद शरद पवार ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में आने वाले दिनों में खासकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बुरी तरीके से फंसाई जा सकती है। विपक्षी दलों को कभी पैसे के दम पर तो कभी जांच एजेंसियों के दम पर डराने, तोड़ने और खुद के साथ मिलाने का काला धब्बा पहले से ही पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर बुरी तरीके से लगा हुआ है। जनता के बीच इस बात की खूब चर्चा होती है कि ये लोग खाली विपक्षियों को तोड़ने में लगे रहते हैं। क्या शरद पवार ने एक साथ कई मामला सेट कर दिया है? एक तरफ अपनी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से बचा लिया है और आने वाले दिनों में बीजेपी को बड़ा गच्चा देने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम ने पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की पूरी तरह से पोल खोल दी है। और यह सिद्ध हो गया है कि कुछ दिन पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही थी कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो अपना आदमी करना चाहिए, विपक्षी दल वाले भ्रष्टाचार करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह बात पूरी तरीके से जनता के सामने आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।